इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के लिए सब्जेक्ट कोड CC1 जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन, इससे यूनिट 2 में हमें इजिप्ट यानी मिस्र के बारे में पढ़ना है। उसी का पहला सेक्शन जो है ओल्ड किंगडम यानी प्राचीन राजवंश। तो आज हम इजिप्ट के ओल्ड किंगडम से उनके एडमिनिस्ट्रेशन अथवा उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने क्लास को आरंभ करते हैं। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। यह पद अत्यंत प्राचीन काल से बना हुआ था। प्राचीन राज्य के प्रारंभ के समय से ही यह पद काफी शक्तिशाली तथा प्रतिष्ठित था। मिस्र की जनता फराओ को काफी श्रद्धा से देखती थी। प्राचीन मिस्र के लोगों का यह विश्वास था कि फराओ एक देवता है। वे उसको पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। वह सूर्य देवता रा का पुत्र माना जाता था। इसके साथ ही फराओ सभी देवताओं का प्रधान पुरोहित भी माना जाता था। प्रधान पुरोहित की हैसियत से उसे कई धार्मिक कृत्य भी करने पड़ते थे। राजा के अध्यक्ष के नाते उसे राज्य में शांति और सुव्यवस्था कायम रखनी पड़ती थी और बाहरी आक्रमणों से भी राज्य की रक्षा करनी पड़ती थी। फराओ प्रशासनिक तंत्र के शीर्ष स्थान पर प्रतिष्ठित होता था। वह औपचारिक ढंग से भी देवता माना जाता था और यह अक्सर अच्छे देवता की उपाधि धारण करता था। अपनी मृत्यु के उपरांत वह देव मंडल में शामिल कर लिया जाता था तथा मिस्री जनता के लिए सदा पूज्य बन जाता था। उसके शरीर को पिरामिड नामक मंदिर में सुरक्षित कर दिया जाता था। वास्तव में मिस्र का फराओ एक मनुष्य होता है जिसका एक परिवार और एक हरम होता था। प्रशासनिक कार्यों में उसका प्रमुख कार्य वजीर या प्रधानमंत्री करता था। जहां फराओ देवता माना जाता था, वहीं वजीर एक मनुष्य माना जाता था। वजीर राज्य का प्रमुख न्यायाधीश, प्रमुख निर्माता और प्रमुख अभियंता का भी कार्य करता था। फराओ प्रशासन के प्रत्येक विभाग का या तो स्वयं निरीक्षण करता था या अपने वफादार अफसरों से निरीक्षण करवाते थे। फराओ के दरबार में दरबारी शिष्टाचार तथा नियमों का विकास हुआ। फराओ के दरबार तथा महल में बहुत से प्रबंधक अथवा चैम्बरलिन तथा मार्शल भी उपस्थित रहते थे, जिनसे दरबार की तड़क भड़क और शान में वृद्धि होती थी। इस तरह प्राचीन मिस्र के फराओ के दरबार की शान शौकत कुछ दिनों में इस प्रकार बढ़ गई जैसे एशिया के राजाओं के दरबार में हाल तक पाई जाती थी। अर्थात फराओ के दरबार में अनेक गुलाम, अंगरक्षक, अफसर और सेवक सदैव उपस्थित रहते थे और इसके अलावा अनेक सामंत भी रहते थे जो फराओ को सदैव घेरे रहते थे। इन सामंतों की कई श्रेणियां होती थी और वे ही फराओ को हर सुविधा का प्रबंध भी करते थे। दरबार में सरकारी वैद्य, नर्तक और कलाकार भी
होते थे। राजा की प्रमुख नानी राजमहिषी मानी जाती थी और उसका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी भी होता था। प्रत्येक फराव का एक बड़ा हरम होता था जिसमें उसकी पत्नियां और बच्चे रहते थे। राजकुमारों के रहने का प्रबंध अलग अलग होता था और बचपन से ही उन्हें प्रशासन तथा युद्ध की अच्छी शिक्षा व्यवहारिक रूप में दी जाती थी। सामंतों और कुलीनों के परिवार के साथ फराव का घनिष्ठ संबंध था। फराव शक्तिशाली सामंतों से मैत्री का संबंध रखता था और अनेक सामंतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित करता था। राज का अध्यक्ष होने के कारण फराव की शक्ति तथा विशेषाधिकार असीम थे। वह सार्वभौम था और उसकी शक्ति पर अंकुश रखने वाला कोई नहीं था। यद्यपि सभी फराव ऐशो आराम में जीवन बिताते थे, तथापि यह कहना गलत होगा कि वे प्रशासन पर ध्यान नहीं देते थे। प्राचीन राज्य के सभी फराव विलासी तथा मनमाने शासक नहीं थे। उनमें से कई उदार शासक भी हुए जो जनहित और जन कल्याण को अपने शासन का सर्वोच्च उद्देश्य मानते थे। चौथे राजवंश के अधिकतर शासक सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत थे। इस युग का फराव एक अत्यंत व्यस्त व्यक्ति होता था जिसे स्वयं यथासंभव प्रशासन के सभी विभागों को देखना पड़ता था। राजा का महल भी एक विचित्र संस्था के रूप में विकसित हो गया था। एक खास ढंग पर इसका निर्माण हुआ था। इसमें दो प्रमुख द्वार होते थे जो मिस्र के दो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे। क्योंकि मिस्र के दो राज्यों ने मिलकर एक राज्य बनाया था, इसलिए दोनों राज्यों की जनता की भावनाओं का सम्मान करने के लिए मिस्र के राजा के महलों में सदैव दो अग्रभाग होते थे। राजमहल में बहुत बड़े बड़े हॉल तथा कमरे होते थे जो किसी क्रमबद्ध या अनुपातिक ढंग से नहीं, वरन टेढ़े मेढ़े और बेतरतीब ढंग से बने होते थे ताकि चोरों का प्रवेश असंभव हो सके। राजमहल में राजा तो रहता था, साथ ही उसके बड़े बड़े कर्मचारी भी रहते थे। इस प्रकार यह राजा के निवास स्थान के साथ उसका प्रमुख कार्यालय भी होता था। राजा के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण पद था वह वजीर या प्रधानमंत्री का था। तो राजा के बाद वजीर अथवा प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और वही राज्य का प्रधान न्यायाधीश भी होता था। वास्तव में प्रधानमंत्री प्रशासन का अध्यक्ष होता था। चौथे राजवंश के शासन काल में इस गौरवशाली पद पर साधारणतः युवराज की ही नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि फराव का उन पर पूर्ण विश्वास एवं नियंत्रण होता था। प्रधानमंत्री प्रशासन संबंधी सभी महत्वपूर्ण कागजात और अभिलेखों की रक्षा करता था। राज्य के प्रमुख अभिलेख को राजा का अभिलेख कहा जाता था। ऐसे पता चलता है कि प्राचीन राज्य के प्रशासन तंत्र काफी विस्तृत हो चुके थे, जिसमें कई बड़े बड़े पद थे। फिर भी शासन की सफलता बहुत हद तक राजा के व्यक्तित्व पर निर्भर करती थी। अब हम
प्राचीन राजवंश की स्थानीय शासन व्यवस्था को देखेंगे। स्थानीय शासन की सुविधा के लिए ऊपरी मिस्र को 20 जिलों में बांट दिया गया था और निचले मिस्र को भी कई जिलों में विभक्त किया गया था। इन जिलों को नोम कहा जाता था। चौथे तथा पांचवें राजवंश में प्रत्येक नीम के शासन के अध्यक्ष के रूप में एक अफसर बहाल किया जाता था, जिसे प्रथम पदाधिकारी कहा जाता था। यह पदाधिकारी उस जिले का शासक एवं प्रमुख न्यायाधीश भी होता था। ऊपरी मिस्र में इन शासकों को शक्ति असीमित थी। इनमें से कुछ शक्तिशाली गवर्नरों के ने एक दल भी कायम कर लिया था और ये लोग शासन के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखते थे। नीचे मिस्र में भी कुछ ऐसे ही प्रबंध किए गए थे। निचले मिस्र में इन स्थानीय गवर्नरों की संख्या ऊपरी मिस्र के गवर्नरों से कम होती थी, तथापि वे स्थानीय शासन के प्रत्येक मांग पर नियंत्रण और अपने हाथ में असीम शक्ति रखते थे। इस अनेक नियमों की एक सूत्र में बांधने का काम केंद्रीय कोष के द्वारा होता था। इस प्रकार भूमि पंजीयन का कार्यालय, सिंचाई विभाग का दफ्तर तथा न्याय विभाग के कार्यालय आदि राजमहल में केंद्रित होते थे। इन सभी विभागों का शासन केंद्र से होता था, पर केंद्रीय शासन तथा प्रांतीय शासन की प्रधान कड़ी केंद्रीय कोष ही थी। केंद्रीय कोष की प्रमुख कोषाध्यक्ष राजमहल में रहते थे और संपूर्ण वित्त एवं राजस्व विभाग का नियंत्रण रखते थे। अब हम प्राचीन मिस्र के राजवंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें उनकी न्याय व्यवस्था की चर्चा करेंगे। प्राचीन राज्य में पेशेवर न्यायाधीश नहीं होते थे, इसलिए स्थानीय गवर्नर अथवा उनके ही प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में न्याय का कार्य किया करते थे। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच आधुनिक विभाजन जैसी कोई व्यवस्था प्राचीन मिस्र में नहीं थी। कार्यपालिका के अफसर ही साधारणतया न्यायाधीश का काम करते थे। इन अफसरों से यह आशा की जाती थी कि वे न्याय तथा विधि के मामलों की पूरी जानकारी रखें। राजा की ओर से एक प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था, जो प्रांतीय न्यायाधीशों तथा प्रांतीय कचहरियों के काम का निरीक्षण किया करते थे। इस समय एक विस्तृत न्याय विधान था, पर दुर्भाग्यवश कालक्रम से वह नष्ट हो चुका है। न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से न्याय किया करते थे। महत्वपूर्ण मुकदमों की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश स्वयं किया करते थे। राजद्रोह के ऐसे मुकदमे जिसमें रानी आदि पर अभियोग हो, दो न्यायाधीशों की एक विशेष अदालत में सुनवाई के लिए भेजे जाते थे। इस विशेष अदालत में प्रधान न्यायाधीशों को सम्मिलित नहीं किया जाता था। पुराने राज्य के राजा अपनी निष्पक्षता तथा न्यायप्रियता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इस न्याय व्यवस्था के विकसित एवं सुसंचलित होने का पता चलता है। इस प्रकार से जब हम प्राचीन मिस्र के राजवंश की
प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रशासनिक मिश्र प्राचीन मिस्र की प्रशासनिक व्यवस्था फराओ के शासन के अंतर्गत संचालित होती थी, जिसमें उन्हें देवता का अंश स्वीकार किया जाता था। वे अपने कार्यों में सहायता हेतु वजीर अथवा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया करते थे। ये वजीर और प्रधानमंत्री फराओ या शासक के विश्वास पात्र हुआ करते थे। आगे चलकर इस पद पर किसी युवराज की ही नियुक्ति की जाती थी। इनकी स्थानीय शासन व्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि इनकी स्थानीय शासन व्यवस्था में मिस्र को दो भागों में बांट दिया गया था, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा, और उन क्षेत्रों का प्रशासन प्रांतपतियों के हाथों में था। वे अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था के साथ साथ उसकी न्याय के लिए भी कार्य किया करते थे। और उनकी न्याय व्यवस्था को हम जब देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि उनकी न्यायिक व्यवस्था कोई विशिष्ट नहीं थी, पेशेवर न्यायाधीश उनके नहीं थे और स्थानीय गवर्नर ही उनके लिए न्याय का कार्य करते थे। हाँ, केंद्रीय स्तर पर फराओ द्वारा एक विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति अवश्य की जाती थी, लेकिन वे जो न्यायाधीश होते थे, विशेष न्यायाधीश, वो प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर के न्यायाधीशों के कार्यों का निरीक्षण का कार्य ही करते थे। इस प्रकार से कुल मिलाकर प्राचीन राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था का हमने अध्ययन किया और हम पाते हैं कि यदि मिस्र का जो प्राचीन राजवंश के राजा होते थे वे प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होते थे, तो उसके स्थानीय अधिकारी भी उसके प्रति वफादार होते थे। यदि वह अयोग्य और कमजोर होते थे तो स्वाभाविक रूप से प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र होने की कोशिश करते रहते थे, जिससे राज्य में अशांति फैलती थी और राज्य छिन्न भिन्न हो जाता था। प्राचीन मिस्र के प्रशासन तंत्र में संपूर्ण राज्य को नोम में विभाजित किया गया था। शासन व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी कि जिससे दुर्बल राजाओं के शासन काल में प्रांतीय गवर्नर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लाभ उठा सकते थे। धीरे धीरे नोम जो था, जो उसका प्रांत होता था, स्वतंत्र राज्यों के रूप में विकसित होते चले गए और महत्वाकांक्षी गवर्नरों के शासन काल में इससे राज्य की एकता को बड़ा खतरा बना रहता था। शक्तिशाली प्रांतीय गवर्नर राजा के लिए अशांति का कारण बन जाते थे। इसलिए दूरदर्शी एवं बुद्धिमान फराओ अथवा शासकों ने इन शक्तिशाली गवर्नरों को सदैव पूर्ण नियंत्रण में रखने का प्रयत्न किया ताकि वे स्वतंत्र ना हो सके और राज्य की एकता बनी रहे। इस प्रकार से हमने देखा कि प्राचीन मिस्र के राजवंश में फराओ जो होते थे शासन की धुरी माने जाते थे और उनके अंतर्गत ही शासन संचालित होता था। उनके शासन का अधिकार असीमित होता था और वे निरंकुश भी होते थे। उन्हें देवत्व का अंश माना जाता था और उनके मिस्र के समाज में काफी सम्माननीय स्थान प्राप्त था। उनकी सहायता के लिए वजीर अथवा प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया था, जो उनको शासन एवं प्रशासनिक कार्यों में सहायता करते थे। इसके साथ साथ उस मिस्र को दो भागों में बांटकर उसे अनेक प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था, जिसे नोम कहा जाता था। और ये अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रांतीय अधिकारी होते थे, जो इन क्षेत्रों के कार्यपालिका एवं न्यायपालिका से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों का निपटारा किया करते थे। वैसे तो इस काल में न्यायपालिका विशेष पेशेवर न्यायाधीश नहीं होते थे, लेकिन इनका
केंद्र की ओर से विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान अवश्य किया गया था, लेकिन जो विशेष न्यायाधीश होते थे वो न्यायिक कार्य न करके प्रांतीय एवं जो स्थानीय स्तर पे न्यायाधीश कार्य करते थे, प्रांतीय कचहरियां या प्रांतीय न्यायाधीशों के द्वारा जो न्याय का कार्य किया जाता था, वे उनके निरीक्षण का कार्य किया करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राचीन राजवंश के काल, मिस्र के राजवंश के काल में उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी सुसंगठित थी, लेकिन उसकी कुशलता का मुख्य जो स्रोत था वो राजा या फराओ होता था। जब वह योग्य और कुशल होते थे तो शासन में कभी भी कोई प्रशासनिक जटिलताएं नहीं आती थी, लेकिन अयोग्य शासकों की श्रृंखला में उनके जो प्रांत थे, उन प्रांतों के प्रांतपति अपनी शक्ति में वृद्धि करने लगते थे और अपनी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास करते थे। कुल मिलाकर हमने यह पाया कि मिस्र के प्राचीन राजवंश की प्रशासनिक व्यवस्था एक संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसमें प्रांतों की विभाजन के साथ साथ उनके कार्यों के दायित्वों की भी भूमिका थी। साथ ही साथ राजा को सहयोग हेतु वजीर अथवा प्रधानमंत्री का भी पद होता था। कुल मिलाकर ये तत्कालीन समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संगठित की गई एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से हम अपने इस विषय को यहाँ विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि मिस्र के प्राचीन राजवंश के अंतर्गत उनकी प्रशासनिक व्यवस्था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें सवाल पूछ सकते हैं, हम उनको जल्द से जल्द उत्तर देने का प्रयास करेंगे और हम अगले कक्षा में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।